नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी IQ PCS चैनल पे। एक नई टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है इज नक्सलिज्म डाइंग इन ओडिशा। जैसे आपको पता है कि नक्सलिज्म वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट इन इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ उड़ीसा में नहीं, कई सारे स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, बट स्पेसिफिकली उड़ीसा रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। क्या नक्सलिज्म जो है उसकी इम्पैक्ट, इनकी उसकी प्रभाव कम हुई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये शुरू हुई थी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, धीरे धीरे कम हो रही है, सरकार की इसमें क्या रोल रहा है, ये पूरी की पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज आपकी बुद्ध पूर्णिमा है, 12 मई 2025। उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल कोटेशन मैं आपके सामने रखूंगा। इफ योर माइंड इज स्कैटर्ड इट विल लीड टू यू योर डाउनफॉल, बट इफ योर माइंड इज फोकस्ड यू विल अचीव एवरीथिंग। गौतम बुद्धा, यानी कि किसी भी चीज के लिए आपकी फोकस उसके तरफ होना चाहिए। आपकी फोकस यदि डाइवर्ट होती है, बहुत सारी चीजों में यदि फोकस आप रखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपको उतनी सक्सेस नहीं देगी जितनी आपको एक जगह में फोकस होकर काम करने पे मिलेगी। तो ये थी गौतम बुद्धा की लाइंस। अब आगे बढ़ते हैं, हम पूरी की पूरी इस विषय को देखते हैं। जैसे आपको एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। नक्सलिज्म यानी कि इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोला जाता है। इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो शुरुआत होती है वो नक्सलवाड़ी मूवमेंट से होती है। इस नक्सलवाड़ी मूवमेंट से होती है। ये कब होती है? 1900 या 1967 आप बोल सकते हैं। वेस्ट बंगाल, बंगाल में नक्सलवाड़ी मूवमेंट शुरू होती है और धीरे धीरे, ठीक है, ये कौन सी राज्य आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में धीरे धीरे स्प्रेड हो जाती है। ये जो पूरी की पूरी आप ये बोल सकते हैं, ये जो रीजन है इसको हम लोग रेड कॉरिडोर भी बोला जाता है। रेड कॉरिडोर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, वो हम लोग उसको लाल सलाम भी उनका एक स्लोगन है, लाल सलाम। तो ये रेड कॉरिडोर बोला जाता है और रेड कलर जो है उनकी एक आइडियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ती है, इसलिए रेड कॉरिडोर का नाम दिया गया है। आप ये देख सकते हो। और ये जो एरिया है पूरी की पूरी, आप बंगाल से लेके कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये खास करके माइनिंग रिच एरिया है। मैं दोबारा आपको बता दूं, माइनिंग रिच एरिया है, यानी कि जो खनिज जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। खास करके ईस्टर्न घाट भी है, आंध्रा, उड़ीसा, तेलंगाना, वो जो रीजन है, ईस्टर्न घाट भी है। ईस्टर्न घाट के जंगलों में इनको इजी होती है, यानी कि छुपे रहना। जैसे आपको पता होगा, इनकी जो आइडियोलॉजी है, यानी कि विचारधारा है, माओजिम जिसको हम लोग बोलते हैं, माओ जो लीडर थे चाइना के, उनकी विचारधारा से कहीं ना कहीं मैच होती है। और उनकी जो टेक्निक या जो मेथोडोलॉजी उन्होंने दिया था छुपकर वार करने की, जिसको हम लोग गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, कुछ ऐसा ये लोग भी फॉलो करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, इसलिए ये वाली जो जगह है उनको ये थोड़ा इजी हो जाती है छुपने के लिए, और इंटरस्टेट मूवमेंट्स भी होते रहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेड कलर की आप दो तीन कलर आप देख रहे होंगे। एक तो रेड कलर देख रहे होंगे जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है और जिला है, आप बोल सकते हो। जो ऑरेंज कलर की है वो मॉडरेटली अफेक्टेड है, और जो येलो कलर की है वहां पे थोड़ा बहुत आपको दिखाई पड़ती है। बट रेड कलर यदि आप देखोगे वो कुछ हिस्सा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ, खास करके उड़ीसा के जो सदर्न इलाका है, यानी कि दक्षिण इलाके की जो जिला है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश आप बोल सकते हैं, ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रभावित आप देख सकते हो। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। उनकी आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा क्या है और वो क्या कहते हैं, क्या
चीज से वो लोग लोगों को, यानी कि जो साधारण लोग हैं उनको अट्रैक्ट करते, उनके तरफ खींचते हैं, वो एक बार देखते हैं। उनका ये कहना है कि हम आर्म्ड रिविलियन करते हैं, यानी कि वायलेंस आर्म्ड रिविलियन करते हैं। उनकी जो मूवमेंट है, जैसे हमारी जो गांधीयन मूवमेंट एक बहुत ही फेमस है ना, नॉन वायलेंस की, अहिंसा के मार्ग नहीं, इनकी हिंसा के मार्ग होती है। एंड पैरेलल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, ये सरकार की पैरेलल में एक सरकार खुद बनाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, हमारी अपनी एक सरकार है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो कुछ लोगों के लिए है और बहुत एक बड़ा हिस्सा जो पॉपुलेशन है वो इससे कोई भी उसकी बेनिफिट्स फायदा नहीं मिल रही है, इसलिए वो लोग नहीं मानते। पर्टिकुलरली टारगेटिंग सिक्योरिटी फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको कई बार टारगेट करते हैं। जैसे आप देखोगे लैंड माइनिंग हो गया, या जैसे मैंने आपको बताया गरिला वारफेयर हो गया, इस तरह से वो नुकसान पहुंचाने की काम करते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पुलिस चौकी हो गया, या स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, या कोई भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, रोड्स हो गए, उसको भी ये लोग टारगेट करते हैं। एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि हमारी इलेक्ट्रल प्रोसेस के थ्रू जो संस्थाएं बनी है, उसको भी ये लोग अटैक करने की कोशिश करते हैं। इनका ये कहना है कि हम अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये किसके अधिकार के लिए? जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, जिनके पास कोई संपत्ति, यानी कि कोई भी उनके खुद का बोला जाए तो कुछ नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जीवन जी रहे हैं बिना कुछ, ना उनके पास कोई लैंड है, यानी कि भूमि कुछ है उनके पास, या कोई रिसोर्सेस है। तो वैसे जो लोग हैं मार्जिनलाइज, जिनको हम बोलेंगे, या आदिवासी लोग हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी अधिकार के लिए हम लड़ते हैं। बट देयर मेथड्स या मेथोडोलॉजी यदि आप देखोगे, वो है हिंसा, एक्सटॉर्शन भी करते हैं, यानी कि ब्लैकमेलिंग करके कुछ चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार जितने भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट सरकार कोशिश करती है कि यहाँ पे सड़कें बने, पानी की सुविधा हो, स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, कई बार उसको भी टारगेट किया जाता है। और सिविलियन जो है, जो आम आदमी है, उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, क्योंकि पुलिस कोशिश करती है, यहाँ की आर्म फोर्सेस कोशिश करती है कि साधारण लोगों के द्वारा उनके तक पहुंचा जाए। तो जो साधारण लोग उनके मदद करते हैं, यानी कि आर्म फोर्सेस, पुलिस इस तरह से लोगों की मदद करते हैं, तो फिर नक्सलिज्म या नक्सल लीडर्स उस पर काफ़ी उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और खास करके मार भी दिया जाता है। सरकार की इस दौरान मैं थोड़ा सा इस पे आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार का ये कहना है, या सरकार शुरू में इस चीज को देख रही थी, एक लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सरकार का ये कहना है कि कानूनी तौर पे कुछ समस्या है जिसको हम हल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली या इवेंचुअली सरकार अंडरस्टूड, सरकार ये समझती है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, ये कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई है, और ये कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट भी है उसका। यानी कि आप यदि देखोगे 1950 के दशक में जब हमने भूमि सुधार कानून लेके आए, और भूमि सुधार कानून उतनी सक्सेसफुल तो नहीं रहा है। आप यदि देखोगे इतिहास के पन्नों पर, सिर्फ आप देखोगे बंगाल और केरला को छोड़ के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कहीं नहीं रहा है। और इन दोनों राज्य पे इसलिए सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यहाँ पे वामपंथी सरकार थी उस समय पे, थोड़ा बहुत इनकी एक सिंपथाइजर की तरह काम कर रही थी। उसके अलावा कहीं ना कहीं यानी किसी भी स्टेट पे आपको कुछ भी उतनी मेजर अचीवमेंट्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। पहला तो ये चीज था। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है, जो रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि असमानता, दोनों रीजन के बीच में असमानता आपको देखने को मिलेगी। जैसे मैं शुरुआत किया था इस डिस्कशन को कि ये जो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा आपको नक्सलिज्म दिखाई पड़ती है, आप ईस्टर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स को कंपेयर कर लीजिए, वहां से आपको चीजों को आप जोड़ सकते हैं और वहां से आप चीजों को देख सकते हैं। आप देखेंगे वेस्टर्न स्टेट जो है, यानी कि जो पश्चिमी राज्य जो है, वो कई ज्यादा विकसित हैं, यानी कि ईस्टर्न स्टेट से, यानी कि ईस्टर्न राज्य से। तो ये जो डिवीजन है, ये जो डिस्पैरिटी है, और
असमानता है, ये कहीं ना कहीं ये विचारधारा को और ज्यादा आग देती है, यानी कि उनको उकसाता है। तो मेजर जो डायमेंशन यदि आप देखोगे, सरकार की भी अप्रोच इस कुछ सालों के अंदर चेंजेस हुई है, यानी कि उसमें परिवर्तन आया हुआ है। सरकार का ये कहना है कि नहीं, ये लैक ऑफ डेवलपमेंटल इशू है, ये रीजनल डिस्पैरिटी की इशू है। तो सरकार अभी कोशिश कर रही है कि सशक्त, सुरक्षित एंड समृद्ध भारत, सशक्त यानी कि एम्पावर करना, राइट, सुरक्षित यानी कि सेफ्टी, ऑब्वियसली आइडियोलॉजी को खत्म करना है, उसके साथ साथ समृद्ध यानी कि प्रॉस्पेरिटी के साथ। तो सरकार का अभी जो मेन टारगेट है कि उस एरिया में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को ज्यादा फोकस करना, उस एरिया में जो असमानता है उसको दूर करना, गरीबी, बेरोजगारी, जैसे माल नरिशमेंट, ये सारे जो कुपोषणता जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सारे चीज को खत्म करने की सरकार की ये कोशिश अभी चल रही है। सरकार एक टारगेट लेके चल रहा है। सरकार का ये कहना है कि हम 2026 मार्च 31 तक नक्सलिज्म को जो है वो इस भारतवर्ष से हटा देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। अब ये बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जैसे आज से ही यदि आप देखोगे लगभग 1 साल का समय सरकार के पास है, बट सरकार की जो दिशा निर्देश है, सरकार जो जिस दिशा में काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा अचीवमेंट देगा। हम जरूर देखेंगे, उस पर आगे भी चर्चा करेंगे, बट फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या सरकार उसमें स्टेप्स ले रही है। ठीक है, उससे पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जैसे हमने शुरुआत किया था डिस्कशन की क्या ये इसकी प्रभाव कम हो रही है, खास करके उड़ीसा। यदि आप पूरी की पूरी इंडिया में यदि देखोगे, इंडिया में मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो जिला थी वो 12 पहले थी, अभी वो 6 पे आ चुका है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसा हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड आप बोल सकते हैं, पहले ये 12 थी। उसके साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न, यानी कि वहां पे नक्सलिज्म है, यानी कि इन कंपैरिजन टू लेस देन दिस मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, ये टोटल नंबर कितनी थी? 9 थी, अभी कितनी है? 6 अगेन है, ये भी कम हुई है। उससे पहले यदि आप देखोगे, नंबर ऑफ अदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 17 to 6, यानी कि अभी उसकी भी संख्या 6 है, पहले कितनी थी? 17 थी, यानी कि 17। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि जो इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी के साथ पहले ये नक्सलिज्म एक्टिव थे, उसका नंबर कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आंकड़ा है, जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके साथ साथ आप यदि उड़ीसा की बात करोगे, स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है, उसके नंबर भी आप देखोगे, इंडिया में वो 12 से 6 हुई है। जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे 12 से 6, बट उड़ीसा में मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन कंपैरिजन टू, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यदि देखोगे तो वो 0 आप ये बोल सकते हो। तो मोस्ट अफेक्टेड अभी उड़ीसा में 0 है। वैसे ही आप देखोगे टोटल 38 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स यदि आप देखोगे, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कंसर्न यानी कि यहां पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कौन सी जिला है? आप देख सकते हैं उड़ीसा में कलाहंडी, कंधमाल एंड मालकानगिरी। कलाहंडी, कंधमाल एंड मालकानगिरी, ये कुछ जिला है जो कंसर्न है। यहां पे देख सकते हैं हम लोग कंधमाल, कलाहंडी एंड मालकानगिरी, ये 3 जगह है जहां पे कंसर्न है, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसको कहती है। उसके साथ साथ अदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यदि आप देखोगे, ये भी 17 से डिक्रीज होके 6 तक आके पहुंची है। टोटल इंडिया की बात करेंगे, बट उड़ीसा में वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ये है नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये आप यहां पे देख सकते हो, नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट ये है। ठीक है, ये है आपके नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये साफ दिखाई पड़ रही है कि उड़ीसा में नक्सलिज्म के प्रभाव जो है वो कम हो रही है पिछले कुछ सालों में। आगे बढ़ते हैं, और ये मोटा मोटी आपको एक रफ आइडिया देगी कौन से डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में खास करके सबसे ज्यादा प्रभावित कुछ जिला है और कुछ कंसर्न है, और ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे बिल्कुल नक्सलिज्म आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग
चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी इन्फॉर्म द ओडिशा असेंबली। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा असेंबली में एक डेटा रखा था, वो एक बार देख लेते हैं। जनवरी 1 2020 से दिसंबर 31 2024, इस लगभग 4 साल के दौरान आप देखोगे 74 नक्सल्स उन्होंने क्या किया है, सरेंडर किया है। ये काफी कमेंडिंग आप बोल सकते हैं पॉलिसी है सरकार की। सरकार ये कह रही है कि जो लोग सरेंडर करना चाहते हैं आप सरेंडर कर सकते हो, यानी कि सरेंडर करने के बाद कुछ ऐसा स्टेप नहीं लिया जाएगा या अभी नहीं लिया जा रहा है ताकि उनको पूछताछ किया जाए, उनके हिस्ट्री के बारे में पता किया जाए, वो कौन सी लीडर्स के साथ जुड़े थे, कहाँ कहाँ काम किए थे। ये सारे चीज को कहीं ना कहीं सरकार ने बंद कर दिया है ये करना, क्योंकि ये लोगों को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा सरेंडर करने में। तो यदि आप सरेंडर कर रहे हो या कोई लीडर यदि सरेंडर कर रहा है तो उसको पूरी की पूरी सुविधा जो है सरकार की तरफ से दी जा रही है, यानी कि पैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, नौकरी दी जा रही है, एक बेसिक या आम नागरिक की तरह जैसे वो जी सकता है उसकी सुविधा सरकार की तरफ से दी जा रही है, ना कि उससे इंफॉर्मेशन निकालना, ये सारा चीज नहीं किया जा रहा है, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह काम कर रही है ये चीज। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखाता हूं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म के द्वारा जो वायलेंस होती है, यानी कि हिंसा होती है, उसमें आम जनता की डेथ या ओवरऑल बोल सकते हैं मिलिट्री पर्सनल्स, आम जनता की जो डेथ होती है उसमें में भारी गिरावट आई है। ये लगभग सारे राज्य की बात तो हो रही है लास्ट 3 साल के अंदर, पिछले 3 सालों के अंदर, बट सिर्फ यदि उड़ीसा की यदि बात करोगे तो 2022 में ये नंबर थी 16, वो कम होकर 23 में हो गई 12 और 24 में ये 6 पे आके पहुंची, यानी कि नक्सल अटैक के वजह से जितने लोगों की मौतें हुई है वो सिर्फ 6 पे आके पहुंच चुका है 2024 में। तो ये भी एक आंकड़ा है जो अगेन सरकारी आंकड़ा सारा जो ये है, ये भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नहीं, इम्पैक्ट जो है वो कम हुई है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ नक्सलिज्म हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड overall in Odisha and overall in India and specifically in Odisha। अच्छा, ये सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि ये वीक होने का क्या वजह है, या हो सकता है कि आप ये बोल सकते हो ये जो 74 नंबर्स हमने लगभग पिछले 4 साल में देखा कि लोग सरेंडर कर रहे हैं, उसके पीछे भी वजह क्या है? उसके पीछे वजह है कि वीकनिंग ऑफ द माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। लीडर, कई सारे लीडर की डेथ हो गई, कई सारे लीडर पुलिस ने अरेस्ट किया, कोई सर्च ऑपरेशन में भी बहुत सारे लीडरों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। कुछ जो सरेंडर कर रहे हैं उनका भी कहना है कि नहीं, जो पार्टी कैडर है, यानी कि जो उनकी जो कैडर है उनके उसमें आप ये बोल सकते करप्शन भी काफी दिखाई पड़ रही है। जो अपर लेयर में जो लोग लीडर हैं वो करप्शन में भी इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ जो आइडियोलॉजी है कहीं ना कहीं वो भी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, वो भी शिफ्ट हो रही है, यानी कि जो इंटेंसिटी या जो आइडियोलॉजी पहले था वो नहीं रहा, पैसे कमाने का जरिया बन चुका है। तो कई सारे एलिगेशंस दिया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो इंटेंसिटी या जो विचारधारा जो थी उसमें डाइल्यूशन जरूर आई है, जिसके वजह से नक्सल जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे अभी सरेंडर कर रहे हैं सरकार के सामने। ओवरऑल गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट सरेंडर पॉलिसी अपना रही है, उसके साथ साथ जो लोग सरेंडर कर रहे हैं वो 50,000 की आर्थिक राशि यानी सहायता उनको दी जा रही है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको और भी सपोर्ट करे, जैसे मैंने आपको बताया लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार देने से लेके उनकी सेटलमेंट की बात भी सरकार कर रही है, यानी कि सपोर्ट मिल रही है। रिहैबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंबाइनिंग सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट हैज डिलीवर्ड सिग्निफिकेंट सक्सेस। तो एक तो सरेंडर जो करते हैं उनके लिए सुविधा, प्लस डिप्लॉयमेंट है, जैसे आप बोल सकते हैं जो हमारे
आर्म फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट, भारी डिप्लॉयमेंट भी हो रही है, क्योंकि एक समय पे देखा जा रहा था कि सरकार जब डेवलपमेंटल अप्रोच लेके जाती है, सरकार स्कूल्स बनाना चाह रही है, सरकार हॉस्पिटल्स बनाना चाह रही है, सरकार रोड्स बनाना चाह रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आर्म फोर्सेस आर्म या उसको ये लोग डिस्ट्रॉय कर रहे थे, यानी कि तबाह कर रहे थे, जिसके वजह से सरकार का ये कहना है कि नहीं, हम लोग दोनों चीज को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, एक तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंटल अप्रोच। तो अभी डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस टू प्रोटेक्ट दोज इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच हैज बीन न्यूली बिल्ट, जो नई बनाई जा रही है उसकी भी सुरक्षा एक आर्म फोर्सेस की जिम्मेदारी हो चुकी है। तो वो एक फैक्टर है जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो एक चल रहा था ना कि एंटी डेवलपमेंटल जो पॉलिसी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगा हुआ है। और भी देखते हैं, फाइनेंशियल क्रैकडाउन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये फाइनेंशियल क्रैकडाउन भी किए हैं, यानी कि सेवरल करोड्स ऑफ रुपीस इन्होंने सीज भी किया है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इनफ्लो जो इनके पास आ रही थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आ रही थी, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। और सरकार की भी बजट बढ़ी है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सेवरल इंपोर्टेंट स्टेप्स, यानी कि डेवलपमेंटल नीड को फुलफिल करते हुए सरकार भी अपनी बजट को जो है 300% तक इंक्रीज भी किया है। हाल ही में, यानी कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्कीम भी लॉन्च किया गया है, खास करके नक्सल अफेक्टेड एरिया में, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके जरिए लगभग 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन की मदद मिलेगी, 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन की मदद के लिए मिलेगी। ये फंड जो है लगभग 80,000 करोड़ की ये फंड है। 549 जिला और 2740 ब्लॉक्स और 30 जिले एंड यूनियन टेरिटरी में ये मदद मिलेगी। 25 इंटरवेंशन अक्रॉस 17 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये भी आपकी मदद की जाएगी। तो उसमें 3C को फोकस किया गया है। वो 3C कौन सी है? एक तो रोड कनेक्टिविटी, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधि भी बढ़ेगी और धीरे धीरे जो नक्सलिज्म की जो विचारधारा है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। दूसरी बात यह है मोबाइल कनेक्टिविटी, यानी कि कम्युनिकेशन की सुविधा की जाएगी, एंड फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, यानी कि आर्थिक सुविधा भी उनको दी जा रही है। तो ये मोटा मोटे तरीके से सरकार की कोशिश ही है कि खास करके ट्राइबल अफेक्टेड रीजन या नक्सल अफेक्टेड ट्राइबल रीजन आप बोल सकते हैं, वहां पे हर तरीके की सुविधा दिया जाए और लोगों की जो पहले उनकी एक सोच थी कि हम ये डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, ये नक्सल हमारे साथ है, वो सोच को कहीं ना कहीं बदलना होगा और आम आदमी को सरकार की तरफ सरकार के तरफ से सुविधा और लोगों की जो सपोर्ट रहेगी सरकार के प्रति, तो दोनों में एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी जो हम लोग देख रहे हैं कि नक्सलिज्म जो है उड़ीसा में धीरे धीरे कम हो रही है। होप सो कि अगले साल इसी टाइम पे हम फिर बात करेंगे कि शायद नक्सलिज्म जो है वो जीरो हो चुकी है एंड कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचा नहीं जहां पे नक्सल एक्टिवेट है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो की एनालिसिस। आपके लिए एक मैं अनाउंस कर दूं, आरंभ बैच जो है, फाउंडेशन बैच, ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को टारगेट करते हुए ये भी चल रही है ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल। आज बुद्ध जयंती है, गौतम बुद्ध जी का बर्थ एनिवर्सरी, उसी को डेडिकेट करते हुए हमारी शिक्षा को और बेहतर, क्वालिटेटिव, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल करने के लिए हम लोग हमारी फाउंडेशन बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा फीचर्स के बारे में बता दूं। जैसे आपको मिलेगी 1100 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर्स मिलेगी, मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा, टेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस की मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलती रहेगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, डेली मेंस क्वेश्चन विद आंसर राइटिंग दिया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स पीपीटी मिलेगी, वीकली करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलेगी, मंथली स्टेट वाइज करंट अफेयर्स भी मिलेगी। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स मैगजीन, मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यू, डेली क्लासेस पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट कंटेंट एंड डेली हैंड रिटन कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है। उसके साथ साथ यदि कोई ओपीएससी ओसीएस प्रीलिम्स आप दे रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे ऑप्शनल बैचेस भी हैं, जैसे सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड होम साइंस। इस पीडीएफ को आप
यदि आपकी ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको इंस्टा और फेसबुक से भी कनेक्ट आप मेरे साथ कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई एनालिसिस के साथ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू ऑल, सी यू सून।